नमस्कार, शाम के 7 बजने वाले हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर आगरा से खबर है। अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस कस्टडी। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है अब्दुल रहमान। पुलिस ने मांगी थी 14 दिनों की कस्टडी। कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई है। धर्मांतरण का मास्टरमाइंड है अब्दुल रहमान। पुलिस ने 14 दिनों की कस्टडी मांगी थी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। अब्दुल रहमान को 10 दिन की पुलिस कस्टडी दी गई। वहीं आगरा में धर्मांतरण के आरोपी अब्दुल रहमान की पेशी के दौरान पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। 2 हिंदूवादी नेता को पुलिस ने पकड़ा है। हिरासत में लिए गए संदिग्धों के नाम संजय जाट और ब्रजेश भदौरिया है। धर्मांतरण के आरोपी अब्दुल रहमान के ठिकाने से हरियाणा की रोहतक की रहने वाली एक युवती का पुलिस ने रेस्क्यू किया। लड़की के पिता ने न्यूज़ 18 से बातचीत में कई खुलासे किए हैं। कुछ नहीं बताया, प्लस यही बोला था कि हमारा जो है माइंड वॉश कर दिया गया और तब से वो ऐसी कंडीशन में आ गई, ना तो कुछ बता पा रही थी, ना खुल के, ना और कुछ और। ठीक, निकाह भी करा दिए गए सर इस चीज़ का तो हमें पता नहीं। उसका निकाह करवा दिया गया होगा ज़बरदस्ती से, इसीलिए इसी धर्म परिवर्तन के चक्कर में। हाँ, और वो हमारे साथ घर जाना चाहती है। अगर दीपक सर अगर नहीं होते और योगी जी का साथ हमारे साथ नहीं होता तो हमारी लड़की है, जो हमारी बिटिया है, इनके हाथों से नहीं निकल पाती। बलरामपुर में जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के गुर्गों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। छांगुर गैंग के सदस्य सबरोज को एटीएस गिरफ्तार कर चुकी है। सबरोज छांगुर का भतीजा है और धर्मांतरण मामले में आजमगढ़ में जेल जा चुका है। सबरोज ने रेरा माफी गांव में ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण कर अपना मकान बनाया है। उतरौला तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया है और नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर मकान पर बुलडोजर चलेगा। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर के काले साम्राज्य का सबसे बड़ा राजदार और उसका भतीजा सबरोज उर्फ बुद्धू अब एटीएस की गिरफ्त में है। सबरोज के ऊपर पहले भी आजमगढ़ में धर्मांतरण कराने का आरोप लगा था और उसे जेल की सजा हुई थी। अभी हम रेहरा माफी गांव में हैं, जो छांगुर का पैतृक गांव है। आप देख सकते हैं ये छांगुर का घर है और ये तमाम मलबे पड़े हुए हैं, घर टूट गया है। और छांगुर के ही बगल में ये सबरोज का मकान है। सबरोज के मकान पर भी प्रशासन की नज़र टेढ़ी हो गई है। टेढ़ी इसलिए हो गई है कि यह मकान नवीन परती पर बनाया गया है और इसकी पैमाइश भी हो चुकी है। नोटिस भी इशू हो गई है और जल्दी ही इस मकान पर बुलडोजर चलने की कार्रवाई होगी। सबरोज छांगुर का एक अहम किरदार माना जाता है। इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसमें छांगुर के किरदार के रूप में सबरोज को देखा जाता है। सबरोज ने एक बड़ी और अहम भूमिका निभाई थी। तो सबरोज के इस मकान पर जो कि अवैध रूप से बनाया गया है, इस पर प्रशासन का बुलडोजर जल्दी ही चल सकता है। सर्वेश कुमार सिंह, न्यूज़ 18 बलरामपुर। वाराणसी में 42 साल पुराना हनुमान मंदिर और गुरु तेग बहादुर चरण स्पर्श भूमि विवाद खत्म हो गया है। राजा बाबू जगत सिंह परिवार ने मुख्यमंत्री से मिलकर इस मामले में दोनों पक्षों से मध्यस्थता की और एक साथ मंदिर और गुरुद्वारा होने पर सहमति बनवाई। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद दोनों पक्षों और प्रशासन के बीच आपसी सहमति से इस मंदिर परिसर का तारा खुल गया। विवाद के खत्म होने से गुरु तेग बहादुर चरण स्पर्श भूमि और हनुमान मंदिर का जीर्णोद्धार एक साथ एक प्रांगण में होगा। हिंदू और सिख एक साथ अब इस प्रांगण में पूजा और कीर्तन करेंगे। देखिए, ये विवाद करीब 42 साल से था और आपसी विवाद के कारण प्रशासन ने इस जगह को कुर्क कर दिया था विगत 42 सालों से कि न गुरुद्वारे वाले आ सकते थे, न मंदिर वाले आ सकते थे।
विवाद हुआ था उस समय कुछ अवांछनीय तत्व भी होंगे। हर आदमी को संपत्ति चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। तो मैं अपनी इच्छा से इस विवाद को सुलझाने का प्रयास किया और दोनों पक्षों से बात की और दोनों पक्षों ने हमें मध्यस्थ अधिकारी बनाया और ईश्वर की कृपा से और पूर्वजों के आशीर्वाद से मैं दोनों पक्षों का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को माना। साल से चला आ रहा था और ये जगतगंज में ये संस्कृत यूनिवर्सिटी से जब आप निकलेंगे तो गली से दूसरी गली पकड़ेंगे तो कॉर्नर का ये प्लॉट है। कितने सालों से मामला चल रहा था और क्या 42 साल सहमति क्या बनी? 42 साल से चल रहा था। सहमति ये बनी कि ये एरिया में गुरुद्वारा रहेगा, इस एरिया में मंदिर रहेगा। तो क्या पूरा विवाद सलट गया। तो कब से खुलेगा ये मंदिर? खुल गया। बहराइच के मिहीपुरवा ब्लॉक के गांव अटहवा में एक 50 साल पुरानी मस्जिद को मस्जिद कमेटी ने खुद गिरवा दिया है। यह मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी थी जहां मुस्लिम समुदाय के लोग इबादत करते थे। तहसील प्रशासन ने बॉर्डर से कुछ दूरी पर अवैध कब्जेदारी के कारण कमेटी को नोटिस जारी किया था। प्रशासन ने अवैध कब्जा न हटने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके बाद मस्जिद कमेटी ने खुद जेसीबी मंगवाकर मस्जिद को गिरा दिया। बंजर भूमि थी, उस पर एक मस्जिद बनी हुई थी जो कि लगभग 0.027 हेक्टेयर पर बनी हुई थी। इसमें जो है नियमानुसार कार्रवाई करते हुए धारा 67 के तहत आदेश पारित कर उनको नोटिस दिया गया। नोटिस प्राप्त होने के बाद कमेटी द्वारा स्वयं ही मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई कर ली गई। योगी कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्ताव पास हुए हैं। युवाओं को मोबाइल की जगह मिलेगा फ्री टैबलेट। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव पास हुआ है। 15.17 किलोमीटर लंबा 4 लेन लिंक एक्सप्रेसवे बनेगा। डीआरडीओ की IRDI इकाई के लिए जमीन दी जाएगी। योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है। महिलाओं के नाम जमीन खरीदने पर स्टाम्प में छूट मिलेगी। महिलाओं को स्टाम्प शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री कराने पर फायदा होगा। स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने यह जानकारी दी। इससे 38 से ज़्यादा प्रस्तावों को पास किया गया और सभी इस प्रदेश के हित में, विभागों के हित में ढेर सारे प्रस्ताव पारित किए गए। और सबसे बड़ा हम सवाल है हमारे विभाग का भी एक एग्रो डिपार्टमेंट से एक नई टेक्नोलॉजी से हमारे मछली के क्षेत्रों में प्रोसेसिंग यूनिट लग रही है और उसके माध्यम से उसे जो एयरपोर्ट हैं इंटरनेशनल, उसे विदेशों से कनेक्ट करके मछुआरों के आय को बढ़ाने का व्यवस्था की जाएगी। देखिए, कुल 38 प्रस्ताव थे, उनमें से 37 प्रस्ताव पर कैबिनेट में मोहर लगाने का काम किया है। 11 तारीख से हमारा विधानमंडल दल का सत्र शुरू होने वाला है। तमाम लोक महत्व के, जनहित के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय आज लेने का काम किया गया। लखनऊ में विकसित कृषि विकसित उत्तर प्रदेश 2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस दौरान सीएम योगी ने कृषि आधारित प्रदर्शनी भी देखी। उन्होंने कहा कि साल 2029 में यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये तभी संभव है जब किसान खुशहाल होंगे। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश विकसित होता है तो भारत को विकसित होने से कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये मान के चलिए कि अगर उत्तर प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश होता है तो भारत को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। इतनी बड़ी आबादी का राज्य अगर विकसित होने के लक्ष्यों को प्राप्त करता है और हर व्यक्ति अपने अपने फील्ड में उसके अनुसार ईमानदारी के साथ प्रयास करता है तो उसे प्राप्त करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और उस दिशा में उत्तर प्रदेश के कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी सेक्टर को अगर हम एक साथ आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वह कृषि का हो, वह हॉर्टिकल्चर का हो, वह वेजिटेबल का हो, वह पशुपालन और डेयरी का हो, थोड़ा भी हम प्रयास करेंगे
तो लोगों को इस दिशा में हम आगे बढ़ा सकते हैं। और उसके लिए जिसके बारे में प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि अन्नदाता किसान के चेहरे पर खुशहाली आएगी तब जब हम लागत को कम करेंगे और उत्पादन को ज़्यादा बढ़ाएंगे। यह रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से ही यह सब संभव हो सकता है। हमें विकसित उत्तर प्रदेश बनाना है। विकसित उत्तर प्रदेश बनाने के लिए हमें उन सभी क्षेत्रों में अपनी उन संभावनाओं को तलाशना है। आज हमने तय किया है, भारत सरकार ने तय किया है कि 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा। हमने तय किया है कि 2029 में उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। ये लक्ष्य है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, 31 महीने बाद कल सीएम योगी से मिला। बृजभूषण ने कहा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव होता रहता है। 2023 से मुख्यमंत्री जी से बातचीत बंद थी। मेरे ऊपर बड़ा आरोप लगा था, मुझे उसका सामना करना था। सीएम ने बुलाया तो हम मिलने गए थे। कल की मुलाकात में कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई है, सिर्फ पुरानी बातें और संबंध पर बातचीत हुई है। हम महसूस कर रहे थे, वो भी कर रहे थे। कोई किसी बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। इस महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और मुझे उसका सामना करना था। उसी दिन मैंने ये निश्चय कर लिया था, ये लड़ाई मेरी है और इस लड़ाई को स्वयं मुझे लड़ना है। और इसलिए ना मैं मुख्यमंत्री जी से मिला और ना मैंने मिलने का प्रयास किया। वो बुलाए, हम गए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हमारे भी शुभचिंतक हैं। हाँ, ये सत्य है कि 31 महीने मैंने उनसे मुलाकात नहीं की। लखनऊ से खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिले प्रतीक भूषण। केशव मौर्य से मुलाकात पर बोले हैं प्रतीक भूषण। विकास के काम को लेकर मुलाकात की गई है। प्रताप बृजभूषण और सीएम की मुलाकात पर कहा, मेरे पिताजी और सीएम से पुराने रिश्ते हैं। मुझे अपने क्षेत्र का एक काम था, एक विशेष काम था क्षेत्र का, उसी लिए मैं मंत्री जी से मिलने आया था। कल सर पिताजी की भी मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, उस रेफरेंस से बहुत सारा अंदाजा लोग लगा रहे हैं। नहीं, संयोग है, मेरे पिताजी मिले हैं, उनके पुराने संबंध हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय मंत्री जी से और अन्य मंत्रिमंडल दल से और ऑफिसर से हम लोग लगातार मिलते रहते हैं। हम सबका काम है, हमारे भाई भी मिलते हैं, हम सब भी मिलते हैं। ये तो संयोग है कि आज हम लोग टकरा गए यहाँ पे बैठते बैठते। फर्रुखाबाद से खबर है, सट्टा माफिया की संपत्ति कुर्क हुई है। माफिया हसनैन समेत 4 की प्रॉपर्टी जब्त हुई है। कुर्क प्रॉपर्टी की कीमत 3.12 करोड़ रुपए। सदर कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। माफिया हसनैन समेत 4 की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। थाना कोतवाली, फतेहगढ़, जनपद फर्रुखाबाद, बनाम हसनैन पुत्र जुम्मन, निवासी खटकपुरा सिद्दीकी, कोतवाली, फर्रुखाबाद। प्रतापगढ़ में रजिस्ट्री कार्यालय के बाहर गोलीबारी करने के मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया है। ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह समेत 6 आरोपियों पर एसपी ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इस मामले में पुलिस ने ब्लॉक प्रमुख सुशील समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। हत्या की कोशिश, मारपीट और बलवा की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। ब्लॉक प्रमुख के घर से पुलिस कई गाड़ियां जब्त कर कोतवाली लाई है। जमीन का बैनामा कराने को लेकर रजिस्ट्री कार्यालय परिसर में 2 पक्षों में कल मारपीट हुई थी। इस दौरान फायरिंग भी हुई। ब्लॉक प्रमुख गोली मारते हुए सीसीटीवी में कैद हुए।
घटना में 2 लोग गोली लगने से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अभी तक इस घटना में एफआईआर जो सख्त से सख्त धाराएं हो सकती हैं उसमें लिखी गई हैं और सीसीटीवी कैमरों की जांच की जा रही है ताकि घटना के बारे में और जानकारी और साक्ष्य जुटाए जा सकें। आवश्यकता होगी उसमें सीसीटीवी के आधार पर जो अन्य दोषी होंगे या जो अन्य अपराध या धाराएं उसमें बढ़ाने की आवश्यकता होगी उसको भी बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा इसमें जो 6 नामजद आरोपी हैं उनके ऊपर मेरे द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार प्रत्येक अपराधी पे घोषित किया गया है ताकि किसी भी तरह का जो मनगढ़ अपराधी है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, किसी भी दशा में वो बच ना सकें। नोएडा पुलिस ने बुलंदशहर के कलेक्ट्रेट के क्लर्क को फर्जीवाड़े के मामले में गिरफ्तार किया। उसने एक युवक से 30,000 रुपये की रिश्वत लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था। डीएम ने क्लर्क सागर तोमर को सस्पेंड कर दिया है। प्रशासन को शक है कि कई और फर्जी प्रमाण पत्र इसी तरीके से बनवाए गए हैं, जिसकी जांच चल रही है। झांसी में लगातार हो रही भारी बारिश से जलभराव के हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के चलते नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। भारी बारिश के चलते स्मार्ट सिटी में जगह जगह जलभराव होने के चलते शहर की मुख्य सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक बार फिर से झांसी में बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि ये शहर की मुख्य सड़क है जिसमें कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। यहाँ पे 2 पहिया वाहन 4 पहिया वाहन चल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से गाड़ी चला पा रहे हैं, तो काफी ज्यादा जलभराव की स्थिति है। ऐसे में लगातार बारिश हो रही है, लगातार जलभराव की स्थिति बनी हुई है और नगर निगम ने जो दावे किए थे कि नाले छोटे हों बड़े सबको साफ कर दिया गया है, लेकिन इस बारिश ने कहीं ना कहीं उन दावों को भी धो दिया है और पूरा शहर, पूरा वार्ड, नगर निगम सारे वार्ड टापू बने हुए हैं। खबर कासगंज से है। सड़क हादसे में दरोगा की मौत हुई है। अज्ञात वाहन टक्कर मारकर मौके से फरार हुआ। कांवड़ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात थे दरोगा प्रहलाद सिंह। सड़क के पास पुलिया के नीचे पड़ा मिला शव। सोनू कोतवाली के कचला चौकी इंचार्ज के पद पर तैनात थे मृतक दरोगा। कासगंज बरेली हाईवे मार्ग की घटना है। महोबा में निर्माणाधीन मकान में टीन शेड लगाने के दौरान करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा शख्स झुलसकर घायल हो गया। मकान के ऊपर से गुजर रही 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन से टीन छू गई। तेज करंट लगते ही दोनों झुलसकर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। तत्काल दोनों को जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने संदीप को मृत घोषित कर दिया। कबरई थाना क्षेत्र के कैमाहा गांव की घटना है। लखनऊ के इंदिरानगर में नारियल पानी बेचने वाले मनोज की हत्या से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में एक लड़के को कुछ लड़के रोड से पीटते हुए दिख रहे हैं। मारपीट के बाद आरोपी फरार हो गए थे। घायल की अस्पताल में मौत हो गई थी। 22 मई की रात दुकान बंद कर लौटते वक्त लोहे की रॉड से पीट कर मनोज की हत्या की गई थी। ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वारदात में इस्तेमाल लोहे का रॉड भी पुलिस ने बरामद कर ली है। 10 साल पहले मां के साथ हुई मारपीट का बदला लेने के लिए सोनू कश्यप ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मनोज की हत्या की। जांच में जुटी पुलिस टीम ने जब इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो एक संदिग्ध लड़का ऑरेंज डेविल प्रिंट वाली टी शर्ट में भागता नजर आया। पुलिस ने सोशल मीडिया खंगालना शुरू किया, जहां एक पार्टी की तस्वीर में वही टी शर्ट पहने युवक दिखा। इसी कड़ी ने हत्या की गुत्थी को सुलझाने में मदद की। कि इसमें जो लड़के पकड़े गए हैं 5, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनूप कुमार और सोनू कश्यप, इसका विवाद मृतक मनोज और उसके परिवार से था। सन 2015 में ये लोग एक ही किराए के घर में आसपास में रहते थे, जहां पे एक लड़ाई झगड़े का प्रकरण हुआ था, जिसमें मृतक मनोज के परिवार द्वारा मुख्य अभियुक्त अनूप की माताजी के साथ मारपीट करी गई थी, जिसमें एक तब एनसीआर लिखी गई थी। और मारपीट और झगड़े के बाद ये जो मृतक है मनोज, इसका परिवार वहां से मकान खाली करके चला गया था। उस घटना से ये बहुत ही कुंठित था।
10 वर्ष बाद जब इसको पता चला कि ये लड़का यहाँ पे मुंशी पुलिया के पास ठेला लगा के नारियल पानी बेचता है, इसने अपने साथियों को बुलाया और इनके साथियों ने बैठ के मुंशी पुलिया पे शराब पी। शराब के नशे में इन्होंने ये सुयोजित तरीके से एक प्लानिंग बनाई पूरी कि इस तरह से इसके साथ मारपीट करेंगे। एक लोहे की रॉड लाई गई और इसको लड़के को सुनसान में जब ये जा रहा था वहाँ पे जाके इसके साथ लोहे की रॉड से मारपीट करी गई और मारपीट करके इसको वहीं छोड़ दिया गया, जहाँ बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। लखनऊ में पहचान और धर्म छुपाकर हिंदू लड़की से शादी करने का मामला सामने आया है। मुस्लिम लड़के कमरुल हक ने विवेक कुमार बनकर हिंदू लड़की को धोखा देकर शादी की। लड़की की शिकायत के मुताबिक दोनों के बीच फोन पर दोस्ती हुई थी। आरोपी ने कमरुल ने अपना नाम विवेक, पिता का नाम रामपाल रावत और ट्रैवल का कारोबार बताया था। 2017 में आरोपी कमरुल ने खुद का धर्म छुपाकर पीड़िता से आर्य समाज मंदिर में शादी की थी। युवती का आरोप है कि कोविड के दौरान कारोबार में घाटे की बात कहकर उसने मायके भेज दिया और खुद दिल्ली चला गया। कुछ दिन बाद फोन रिसीव करना भी बंद कर दिया। पीड़ित लड़की जब आरोपी कमरुल के घर पहुंची तो उसके घर वालों ने मारपीट की। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों और ढाबों में क्यूआर कोड लगाने के उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश को बरकरार रखा है। आज हुई सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी और कहा कि सभी होटल और ढाबा मालिकों को वैधानिक नियमों के तहत लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि वो इस समय अन्य विवादित मुद्दों पर विचार नहीं कर रहा है। सुनवाई दोनों पक्ष को सुनने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और जो लाइसेंस सरकार की तरफ से दिया गया है उस पर जितने भी कंटेंट्स हैं वो सारे ढाबा के मालिकों को और दुकान के मालिकों को डिस्प्ले करना होगा, उनको प्रदर्शित करना होगा अपने दुकान के ऊपर। अयोध्या बाराबंकी बस्ती में शिव भक्तों और राम भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। इस दौरान भक्तों में भारी उत्साह दिखा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर डीएम और एसपी ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। इस मौके पर कांवड़ियों में जोश भर गया और हर हर महादेव के झूमकर जयकारे लगाए गए। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर नीचे दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप।